नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज दिन भर दिल्ली में बात होगी तमाम खबरों की। तो बात करेंगे उत्तराखंड में नए सीएम की ताजपोशी की भी बात होगी। तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली है। नए सीएम की इनसाइड स्टोरी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा अंदाज भी आपको दिखाएंगे जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। राकेश टिकैत का क्या है नया ऐलान, और बीजेपी की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक में मोदी ने सांसदों से क्या कह दिया। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है और सबसे बड़ी बात आपको यह भी दिखाते हैं कि इनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है और इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला ऐलान क्या किया। ये सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं विस्तार से। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस वक्त सभी लोग महज अटकलें लगा रहे थे, उस वक्त भारत समाचार ने ये संकेत दे दिए थे कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इशारों इशारों में नए सीएम के नाम की चर्चा हो चुकी। मुझे बताओ कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो सबसे बड़ा सवाल है। ब्रजेश जी, जो स्थिति अभी नजर आ रही है तो रावत के आगे एक रावत, रावत के एक पीछे रावत, रावत के बाजू एक रावत, रावत के बाजू दूसरा रावत, चारों तरफ रावत 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 रावत। तो अभी जो स्थिति बनी है वो जो अभी मोटी तो लगी आ रही है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी बात होगी तो फिर ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो है सबसे बड़ा जो चैलेंज बीजेपी के साथ। जैसे मेरे कल जहां सवाल मैंने आपसे छोड़ा था, तीरथ रावत का नाम क्यों नहीं आ रहा? मैं डार्क हॉर्स मैंने कल बोला था ना, मैंने कल बोला था रावत में, मैं बता रहा रावत के आगे के रावत, रावत के पीछे के रावत। अच्छा, आपका ये मतलब। हाँ, ये रावत वही था, वो ये रावत फिर। और सतपाल जो महाराज इनके नाम की पतंगबाजी हो रही थी वो भी तो रावत हैं। बनेंगे ना वो अलग चीज है, लेकिन वो भी एक रावत है। मतलब ये तय है कि बनेगा मुख्यमंत्री रावत, ऐसा लग रहा है। और आखिरकार तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई। सबसे पहले आपको तीरथ सिंह रावत के बारे में बताते हैं। 2012 में चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक बने। 2013 में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। 2017 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। गढ़वाल लोकसभा से सांसद हैं तीरथ रावत। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने पर कई प्रतिक्रिया भी सामने आई। उत्तराखंड बीजेपी के कई नेताओं ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। टीएसआर पहले भी थे और अभी भी टीएसआर हैं, और मुझे लगता है टीएसआर गवर्नमेंट ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं इन 4 सालों में, जो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे हमारे ना कि मुख्यमंत्री। और यहाँ यही कल्चर है कि जो पार्टी तय कर देती है, जो सब लोग एक सामूहिक निर्णय जब लिया जाता है, उसी को हर व्यक्ति उसको फॉलो करता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संगठन का बहुत लंबा अनुभव उनके पास है। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में अमित शाह जी के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। झारखंड के अंदर प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। शायद सरकार ने उनकी क्षमता का, केंद्र के नेतृत्व ने सोचा का उपयोग कहीं पर किया जाए। तीरथ सिंह रावत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है और केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया है कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। पहले भी टीएसआर थे, अब भी टीएसआर हैं और टीएसआर जो है अपना बेस्ट देंगे। उन्होंने बेस्ट दिया है और ये टीएसआर बेस्ट देंगे। और सभी कार्यकर्ताओं ने 4 साल के कार्यकाल में पहले टीएसआर साहब को पूर्ण समर्थन दिया और वर्तमान की जो टीएसआर हैं उनको भी कार्यकर्ता पूर्ण समर्थन। बीजेपी की राजनीति की जो अंदरूनी गुटबाजी थी, अंदरूनी जो लड़ाई थी, उसका दुष्परिणाम होना ही था। सवाल ये था कि 4 सालों में जो सरकार की नाकामी थी, हर फ्रंट में, रोजगार के फ्रंट में, भ्रष्टाचार के फ्रंट में,
उसके आधार पर उनको मजबूर थे कि उस चेहरे पर चुनाव में जाया नहीं सकता है। अभी तो तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। वहीं कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें। त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी और उनकी बेटी भी रावत के सीएम बनने पर बेहद खुश नजर आई। बड़ी खुशी का वक्त है और हर कार्यकर्ता के लिए है। हमारे साथ साथ हमारा सारा परिवार, हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत उत्साह में है। जिस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, अपने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी सॉल्व आउट करते हैं प्रॉब्लम्स को, तो वो मेरे लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़े इंस्पिरेशन भी और हीरो भी हैं। 1 साल से भी कम वक्त के लिए तीरथ सिंह रावत प्रदेश के नए सीएम बने हैं। खुशी मनाने से ज्यादा उन्हें काम करके देना होगा। संगठन और सरकार में रूठे नेताओं को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। संगठन और सरकार में सामंजस्य बिठाना होगा और प्रदेश में कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव में मददगार साबित हो। अब देखना ये होगा कि इन तमाम चुनौतियों से तीरथ सिंह रावत कैसे निपटते हैं। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो बात होगी इस रिपोर्ट में इन तस्वीरों की जो आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। सीएम ने बुंदेलखंड में 2 दिनों के दौरे से 2022 के लिए सियासी जमीन को मजबूत किया है और बुंदेलखंड को कई सौगातें भी दी हैं। और इसके साथ इन तस्वीरों के बारे में जो पीछे देख रहे हैं आप, इन पर भी आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने झांसी, जालौन का दौरा किया तो बुधवार को चित्रकूट, महोबा और बांदा का। सीएम जानते हैं कि 2022 के लिए बुंदेलखंड को साथ लेना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने यहां विकास कार्यों की रफ्तार को परखा। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। चित्रकूट में सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां सीएम मासूम बच्चे को गोद में लेकर दुलारते नजर आए तो सीएम का यहां एक अनोखा अंदाज दिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ सेल्फी स्टिक से सेल्फी लेते भी नजर आए। विकास कैसे होना चाहिए इसका नमूना पिछले 4 वर्षों के दौरान बुंदेलखंड के अंदर देखने को मिला होगा। इस वर्ष के अंत तक बुंदेलखंड में अधिकतर गांव में हर घर नल की योजना पहुंचेगी, हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। भाइयों बहनों, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको प्राप्त हो रहा है, भारत का 1.5 गुना प्राप्त हो रहा है, तो यह मोदी जी के कारण ही आपको प्राप्त हो रहा है। पिछली सरकारें तो सारा पैसा डकार जाती थी, मोदी जी ने कहा नहीं, ये पैसा मिलना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा जाना चाहिए। आज कार्य इस रूप में हो रहा है। चित्रकूट के बाद सीएम योगी बांदा और महोबा भी पहुंचे। महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लहचूरा बांध में परियोजना का हवाई निरीक्षण किया और अधिकारियों से वार्तालाप की। इसके साथ ही रसिन बांध का लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि केवल हैंडपंप का काम करवाने वाले इस मंत्रालय ने पानी का भी पावर दिखा दिया। आने वाले चंद माह में हर खेत को पानी और हर घर में जल पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ आधे घंटे तक महोबा के लहचूरा बांध रुके और इस मौके पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री जीएस धर्मेश, सांसद और जनपद के दोनों विधायक समेत जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। 4 साल के अंदर एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता। परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। ऐसे देवतुल्य मुख्यमंत्री कहां मिलेंगे मित्रों? देश के अंदर आदमी मोदी जी, राज्य के अंदर आदमी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई मिल नहीं सकता। बुंदेलखंड वर्षों से जो उपेक्षित रहा है, उस बुंदेलखंड का सर्वांगीण और चतुर्विध विकास हो रहा है। वर्षों से, दशकों से लंबित
सिंचाई की परियोजनाएं आज आकार ले रही हैं। ये अर्जुन साहिब जो परियोजना है, ये भसान नदी में है। महोबा, हमीरपुर और बांदा 3 जनपद इससे पूरी तरह लाभान्वित होंगे। 168 ग्राम, 1.5 लाख किसान और 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होने वाली है। अभी अर्जुन साहब परियोजना जिसमें बांदा की ज्यादातर ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उन सभी को हम लोग प्रधानमंत्री जी के माध्यम से अगले 1-2 महीने के अंदर उसका लोकार्पण कराएंगे, जिसमें बांदा के बहुत सारे गांवों में पेयजल के साथ साथ खेती के लिए भी हम लोग अच्छा पानी उपलब्ध करवाना चाहते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से तमाम बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं और योजनाएं संचालित की गई हैं। हम यूपी की तस्वीर बदल रहे हैं और जनता को यूपी सरकार पर पूरा यकीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बलिया की धरती पर आए राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हो जाना चाहिए, जमीन बचाने के लिए रोटी तिजोरी में कैद नहीं होगी, दुनिया में भूख का व्यापार नहीं होगा, अनाज को तिजोरी में बंद नहीं देगा। बरसों से यहाँ के चीनी मिल रहा है। बलिया में किसान मजदूर पंचायत में आए राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे आंदोलन को सरकार ने रोकने की खूब कोशिशें की। आज किसान पंचायतों की चर्चा हर जगह हो रही है। टिकैत ने किसानों से कहा कि अगर किसान एक साथ नहीं आए तो हमारी जमीनें नहीं बचेंगी। ये आंदोलन आपको चलाना होगा, आपको एमएसपी लेनी है तो ये आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। 2021 का जो साल होगा ये आंदोलन का वर्ष होगा। अगर इसमें आपने आंदोलन नहीं करे तो आपकी जमीनें नहीं बचनी, आपकी सारी जमीनें जाएंगी। 20 साल में आप भूमिहीन होंगे पूर्ण से। इससे पहले वाराणसी पहुंचे राकेश टिकैत का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया तो गाजीपुर में भी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एमएसपी लागू होने तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा, किसान पीछे नहीं हटेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि वो बंगाल चुनाव में 3 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे। यूपी में भी संघर्ष रहेगा, ये तो पूरे देश की लड़ाई है। एमएसपी का जो सवाल है वो पूरे देश का है और यहाँ तक तो खरीद होती नहीं। आप बिहार चले जाओ तो वहाँ खरीद नहीं होती, तो पूरे देश में होगा। और जो 3 बिल आ रहे हैं उससे किसानों को नुकसान होगा। ये बिल वापसी होंगे, भारत सरकार को वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका आंदोलन किसानों के लिए है और ये किसानों का आंदोलन है जो लगातार जारी रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक ली है। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को क्या निर्देश दिए हैं, क्या करने के लिए कहा है। चूंकि अब कई अहम बातें निकलकर सामने आएंगी, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, उत्तराखंड का भी चुनाव है, तो बीजेपी के सांसदों से क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक की। असल में कोरोना काल की वजह से लंबे वक्त से मीटिंग नहीं हो सकी थी। बैठक में मोदी ने सांसदों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगवाएं, साथ ही आजादी की 75वीं वर्षगांठ की तैयारी भी करें। मोदी ने कहा कि जिन नेताओं की ड्यूटी बंगाल में लगी है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बंगाल में जुटे। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। सांसदों के साथ पीएम की बैठक। अपने क्षेत्रों में रहे सक्रिय, वैक्सीनेशन कैंप लगवाएं, योजनाओं की दे जानकारी।
बंगाल में निभाएं जिम्मेदारी। बंगाल चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। मोदी ने सांसदों को कई और निर्देश भी दिए, साथ ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बात हुई। सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने अब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले कह रही थी कि पुलिस इनके साथ है, इनके भाई अंकित गुप्ता कह रहे थे, लेकिन अब अंकिता का कहना है कि पुलिस साथ नहीं दे रही है। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी अंकिता ने लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता का कहना है कि शिकायत के बावजूद उसके एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उसे सुबह 4 बजे तक थाने में बिठाए रखा गया। पुलिस बीजेपी सांसद के दबाव में काम कर रही है। अंकिता ने पूरे मामले की सीबीआई जाँच की मांग की है। अंकिता ने कहा है कि एसओ मरियाम रात भर थाने पर नहीं आए और उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। मेरी बदनामी करवा रही है, लोग मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने उनके कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठाया। वो कौन होते हैं, किसी भी कोई भी क्या कौन होता है किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाला। लड़ाई तो मैं नहीं छोड़ने वाली, किसी भी हालत में लड़ूंगी, चाहे अंजाम चाहे जो भी हो। मुझे मिलना है सर से, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उनसे बात भी करना चाहती हूँ कि चीज़ें मेरे पर गलत आरोप लगाई जा रही है जो बिल्कुल भी निराधार है। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसकी सारी चीजें थी, उसकी साजिशें थी। मेरा नाम बीच में क्यों आया? असल में अंकिता ने अपने पति आयुष पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो आयुष के घर वालों ने अंकिता पर आयुष को मरवाने की साजिश का। इस मामले में हर बार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब अंकिता का कहना है कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही। अंकिता ने पूरे मामले में नार्को टेस्ट की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 4 बजे तक थाने में उसे बिठा कर रखा गया, एफआईआर नहीं कायम की गई, एफआईआर क्या एप्लीकेशन तक नहीं ली गई। एसओ फोन पे बात भी नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। मुजफ्फरनगर में पंचायत का एक तुगलकी फरमान आ गया है कि लड़कियां जीन्स ना पहने। इसके अलावा कौन सा इनका तुगलकी फरमान है, उसके बारे में भी आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। लड़कियां जींस पहन के जावे, लड़कियां ऐसे आपत्तिजनक कपड़े पहन के जावे, ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक बार फिर से पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। पंचायत ने फैसला दिया है, गांव के युवा हाफ पैंट नहीं पहनेंगे, साथ ही लड़कियां भी जीन्स और स्कर्ट नहीं पहनेंगी। कोई भी लड़का यदि वो हाफ नेकर पहना हुआ मिला तो गांव वाले या तो उसे समझाएं, नहीं तो उसे दंडित करने का काम करें। और जो इस फैसले को नहीं मानेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आज हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही, बहुत बढ़िया है। उन्हें पढ़ाओ, उन्हें बढ़ाओ, बिना दहेज के ब्याह करो, ये सब बढ़िया है। लेकिन लड़कियां जींस पहन के जावे, लड़कियां ऐसे आपत्तिजनक कपड़े पहन के जावे, ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से पश्चिमी यूपी के अलग अलग गाँव में पंचायतों का सिलसिला चल रहा है। पिपल शाह गांव में क्षत्रिय पंचायत हुई, जिसमें ये फरमान जारी किया गया। भारत की संस्कृति है, उस भारत की संस्कृति में जो परिधान है उन्हीं परिधानों का वो प्रयोग करें, ना कि जींस और पैंट और टॉप पहन के गांव से जावें। और स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं है। जिस स्कूलों में ये व्यवस्था है उन स्कूलों का भी बहिष्कार करा जाएगा जिनमें पैंट और बुशर्ट में लड़कियों को बुलाने की परंपरा है। असल में ये पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बुलाई गई थी, लेकिन चर्चा सामाजिक मुद्दों पर होने लगी। पंचायत में कहा गया कि लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन आपत्तिजनक कपड़े और जीन्स नहीं चलेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और हमारे परिवारों में लड़कियां जींस पहने और वो जींस पहन के बाहर जावें। हमारा ये कहना कि वो भारत का जो परिधान है उसे धारण करें, और जो लड़के गांव में हाफ नेकर पहन के फिरें या तहमंद पहन के फिरेंगे, अब उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी करा जाएगा। और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी करने का काम समाज करेगा। गांव के कल्चर को वो समाप्त करना चाहा तो उस परिवार से हम पहले कहेंगे कि वो उसे मनावे, और यदि नहीं मनाते तो उस परिवार को भी इसके लिए दंडित करा जाएगा। इस तुगलकी फरमान के बाद से गांव में चर्चाएं तेज हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन पंचायत के इस तुगलकी फरमान को लेकर कहीं न कहीं गुस्सा जरूर है। मुजफ्फरनगर से भारत समाचार के लिए सचिन त्यागी की रिपोर्ट।
कानपुर में गैंग रेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार को एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। सजेदी थाना क्षेत्र में दरोगा के बेटे पर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगा था और अब इस मामले में 24 घंटे के अंदर ही गैंगरेप पीड़िता के पिता की एक संदिग्ध सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है और हाईवे पर जाम भी लगा दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता और भाई ने पहले ही जान के खतरे की आशंका जताई थी। आरोपी दीपू यादव और गोलू यादव ने किडनैप करके नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में डीआईजी कानपुर का कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पीड़िता के परिवार को धमकी देने वालों की तलाश की जा रही है। हमारे बच्ची को जो रेप किया, हमारे ये बात थाने ले गए, कोई तो बहुत देर में रिपोर्ट लिखी गई और बाद के फिर डॉक्टरी भेजने गया। कान घाटापुर बार लेते थे, वही मेरे बच्चे को मार दिया गया। पुलिस वालों ने मरवा डाला। पुलिस वालों ने मरवाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख दिया जाएगा, साथ ही पट्टा भी दिया जाएगा। इस तरह से विचार चल रहा है और विवेचना को कड़ाई से किया जाएगा। दोनों घटनाओं में विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिता और उसके भाई साथ में थे, तो ये संज्ञान में आया है कि एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद उनको इलाज के लिए हैलट हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरी घटनाक्रम को एक्सीडेंट को प्रॉपरली हम प्रयास कर रहे हैं इसको वर्कआउट करने का और हमारी टीमें जो लगी हैं वो इंश्योर करेंगी कि जल्द से जल्द इन दोनों घटना का अनावरण करें। पीड़िता के पिता की इस संदिग्ध मौत के बाद से लोगों में गुस्सा है और वो पूरी घटना की निष्पक्ष जांच के साथ इंसाफ चाहते हैं। दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की प्यास एक है सबकी।